हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। देखो, हमने कल का वीडियो में इंडिया का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैंने जो चीज़ ऐड की है वो आज मैं बताऊंगी। और एक बार आगे पढ़ने से पहले हमने जो पुराना है उसको 1-2 मिनट के लिए उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और नेक्स्ट जो भी हमें आज पढ़ना है वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था भारत के बारे में, ठीक है। तो भारत तो कहाँ पे बसा है कि जम्मू द्वीप पर बसा है, ठीक है। भारत की स्थिति मतलब फास्ट पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, भारत की संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति देखते हैं। तो अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, देशांतरों की दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, और ग्लोब पर भारत की स्थिति पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति पूछे तो दक्षिणी भाग में। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ मैंने वापस पढ़ी। और भारत की आकृति विषम कोणीय, और भारत की आकृति विषम कोणीय या चतुष्कोणीय। यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है कि कौन सी आकृति भारत की कैसी है वो, ठीक है। और देखो, एक तो ये याद रखना है, इंडिया यानी यूनानिया, तो यानी भारत के देश के नामकरण में इंडिया नाम किसने दिया? यूनानी, और हिंदुस्तान दिया ईरानियों ने। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, और अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज़ भारत, ठीक है। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं ये तो ढंग से देख लेते हैं एक बार। तो देखो, अक्षांश रेखाओं से जलवायु के बारे में पता लगता है, और देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। और संसार के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.4%। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए वापस देख रहे हैं। संसार की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है 17.5। ये जनसंख्या की दृष्टि से 17.5 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4। और मैंने क्या चीज़ ऐड की है वो बता देती हूँ। तो देखो, जो ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना, तो देखो एनसीईआरटी में अभी भी लिखा हुआ यही है कि जो उत्तरतम बिंदु है ना भारत का, वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन वर्तमान में लद्दाख में, और लद्दाख एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है तो गिलगित जिला इंदिरा कोल ही है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में। ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। आप नया मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख दिया हुआ हो तो हमें लद्दाख लिखना है। जो चीज़ मैंने नहीं ऐड की वो अलग से हाईलाइट की है। एक है, देखो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब जो हमने भारत का पढ़ा ना, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब भारत का जो अक्षांश विस्तार पड़ा है ना, जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो 22.5 डिग्री है ना, वहाँ से दक्षिण की ओर प्रायद्वीप या भारत कैसा होता है? संकरा होता है। मतलब देखो, जैसे कि ये संकरा हो रहा है ना, ये चीज़ देखो, ये यहाँ से ये सिकुड़ रहा है भारत, तो संकरा हो रहा है। एक तो ये चीज़, और एक संसार में समय का निर्धारण तो जीएमटी से होता ही है। लेकिन अगर भारत का पूछे ना कि भारत में समय का निर्धारण होता है वो कौन सी जगह, मतलब कोई जगह नाम पूछ लेना कि कहाँ से होता है, तो समय निर्धारण करने वाला स्थान, तो देखो मिर्ज़ापुर लिखना है। नैनी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज नहीं है, मिर्ज़ापुर है। लेकिन कई लोग अभी वो कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रयागराज नहीं हो तो मिर्ज़ापुर ही लगाना है, लेकिन मिर्ज़ापुर ही है, ठीक है। और एक हमें ये चीज़ देखनी थी कि भारत की मुख्य भूमिका, दक्षिण बिंदु पूछे भारत की मुख्य भूमिका, तो कैमरून कन्याकुमारी तो है, लेकिन वो है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये चीज़ ऐड कर लेना। और देखो, निकोबार कहो या ग्रेट निकोबार एक ही बात है। तो दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ग्रेट निकोबार, वो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जिसको पार्शियन पॉइंट, पगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या लाहीचांग बिंदु भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पिछला रिवीजन। अब हम आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, प्राचीन भारत जैसे 1947 में पीओ के मतलब क्या क्या बटा हुआ था, और 1962 में सीओ के जो नाम है वो आप एग्जैक्ट याद रखो बस, ठीक है। चीन ने ये रखा, और पाकिस्तान में पीओ के रखा। ये प्राचीन भारत की, मतलब ये स्थिति थी प्राचीन भारत की। और नवीन भारत की स्थिति ये है, जिसमें देखो ये भी है, पीओ के भी है, सीओ के भी है, जो लद्दाख में आते हैं ये दोनों तो, और जम्मू कश्मीर ये डिवाइड हो चुके हैं, दोनों यूटी है, लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी। लेकिन कौन सा किस में आता है? दोनों लद्दाख में आते हैं, सीओ के और पीओ के। ये नवीन भारत की स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कर्क रेखा। देखो, कर्क रेखा के बारे में बताया था 28.5 डिग्री है, लेकिन वो कहाँ कहाँ से गुजरती है एक वो भी याद रखना है। देखो, कहाँ से गुजरती है ये तो हम याद रखते हैं, लेकिन हमें उनका सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद रखने का क्यों है? क्यों, देखो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्वी क्रम बताओ, या पूर्व से पश्चिमी क्रम पूछ ले, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें ये याद रखना है। गुरा मछजा पत्री मिजोरम। देखो, गुरा बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप रागू बोलोगे ना तो याद रहेगा, लेकिन बाद में इसको उल्टा करना पड़ेगा। और आप गुरा भी कर सकते हो, गुरा म छ झा पत्री मिजोरम, ऐसे याद रखो। गुरा से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप मतलब नोट्स बनाते हो तो इस तरीके से बनाना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो 23.5 डिग्री नहीं आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इंग्लिश नाम भी हमें याद रखना है, कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है। और देखो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा के बारे में अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं कि माही नदी देखो 2 बार काटती है। माही में भी 2 है, माँ ही सिर्फ 2 वर्ण है तो 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा। कर्क रेखा में 2 है, कर्क, ये 2 हो गए, माही में 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, तो 2 बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को। ठीक है, अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछ सकते हैं। और देखो ये हमें याद नहीं होता, तो अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, छोटे से बड़ा। और ये मैंने अलग से यूँ लिखा है कि छोटा बड़ा हमें पता होना चाहिए, कई बार ये मतलब इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो हमारे मैथ्स में भी काम ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे भी काम ही आएगा, और कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आरोही और अवरोही, देखो आरोही 1 2 3, ये सिर्फ 3 है, मतलब छोटा है। अवरोही से छोटा है तो छोटे से शुरू करना है, यानी 1 2 3 4 5, छोटी से शुरू करना। अवरोही बड़ा है मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, यानी कि बड़ी संख्या बड़ा सबसे पहले, मतलब सबसे बड़ा जिसका मतलब क्षेत्रफल हो तो वो सबसे बड़ा हुआ, और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है तो वो सबसे छोटा हुआ 1 नंबर पे। ऐसा नहीं करना है 1 नंबर पे वो आएगा जो सबसे बड़ा है, नहीं, 1 नंबर पे वो आता है जो छोटा है, जिसको आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम से कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में सबसे बड़ा कौन सा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो हम पढ़ेंगे ना, तो ये किस तरीके से पढ़ना है, तो ये आरोही और अवरोही क्रम याद रखना है। कभी वो भी पूछ लेते हैं कि हाँ इसको सीक्वेंस में बताओ, आरोही क्रम में बताओ कि सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, मतलब क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये किस तरीके से, देखो ये भी याद रखना, ठीक है, ढंग से। तो देखो इसको याद करने का एक तरीका है, बचपन में MBA, ये देखो बचपन में MBA। अब ये हमें याद नहीं होती, हमें बस ये याद रखना है, ये हमें याद होते ही नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ लिखे हैं लेकिन याद नहीं होते। देखो बचपन में MBA सबका मतलब है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब किससे किससे भारत के राज्य कितने मतलब टच करते हैं। ठीक है, तो देखो बचपन में MBA में क्या करना है हमको पता है, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से कुछ नहीं, फिर MBA में म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो देखो भारत के राज्य कहाँ मतलब कितने इसमें टच होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक याद रखनी है गिनती। सबसे पहले देखो, पहले तो है ना ये सब लिख दिया, बचपन में MBA, एक को छोड़ देना है 5वें नंबर को, और हमको क्या करना है 2 2 के जोड़े बना देने हैं। पहले 2 के जोड़े बनाए, फिर 2 के जोड़े बनाए, फिर 2 के जोड़े बनाए, और फिर एक सिंगल रह जाएगा, क्योंकि हमने बीच का एक छोड़ दिया इसलिए एक सिंगल रह जाएगा। एक 5 नंबर का छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से छोड़ दिया। अब 10 9 8 ये लिख दिया हमने, तो 10 को आधा आधा करो 5 5, 9 को आधा करो तो पहले छोटी संख्या क्या है 4, तो ऊपर 4 आएगा नीचे 5, 8 को आधा आधा करो तो 4 4, और लास्ट में हो गया 1। तो देखो भारत के कितने राज्य से मतलब ये जुड़ते हैं, बांग्लादेश के कितने हैं या भारत के कितने राज्य एक दूसरे से मतलब टच होती है ना वो लाइन, बाउंड्री लाइन वो, तो बांग्लादेश के भी 5 तो भारत के भी 5, चीन के 5 तो इसके भी 5, मतलब इस तरीके से ये याद रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बचपन में MBA, और कौन कौन से है वो आगे बताऊंगी, अभी ये याद करने का तरीका है। अब हम देख लेते हैं एक ये चीज़, अगर हमने इतना पढ़ लिया है कर्क रेखा के बारे में तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, देख लिया। तो देखो एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है, वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। याद रखना अफ्रीका महाद्वीप तीनों गुजरती है अफ्रीका। देखो कैसे याद करने का तरीका बताऊँ, कर्क, मकर और भूमध्य 3 हो गई तो नाम अफ्रीका। इसमें कितने हैं 1 2 और 3, क्या है फीका है, तीनों मतलब तीनों चीज़ डाल दी। देखो हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया और मिर्ची डाल दी, लेकिन नमक नहीं डाला, तो क्या हो गया फीका हो गया। फीका किस कारण होता है, नमक नहीं होता है। 3 चीज़ डाल दी लेकिन एक मसाला मिक्स नहीं किया हमने, क्या, नमक, तो फीका। तो अफ्रीका, कर्क, मकर, भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट है। देखो अब आंतरिक राज्य, मतलब देखो कोई भी चीज़ कहीं से भी बता रही हूँ लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। देखो आंतरिक राज्य, एक मिनट, हाँ, आंतरिक राज्य किसे कहते हैं, देखो जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और ना ही किसी सागर से लगती है।
किसी से नहीं लगती। वो कौन कौन से देखो, एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, सिर्फ 4 है आंतरिक राज्य। देखो आंतरिक में 1 2 3 4 है, तो 4 राज्य है जो आंतरिक राज्य है, मतलब ना तो उसको वो किसी देश से बाउंड्री लाइन, ना तो देश से टच होती है, ना किसी सागर से, बीच में है। ठीक है, हम छाजा कहते हैं ना, अब हम छा जाएंगे, तो हम छा जा। ठीक है, हम छाजा, हम से ह से हरियाणा, म से मध्य प्रदेश, छाजा से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, याद करने का तरीका है। अब समुद्र व जल में दूरी नापते हैं, उसको कहते हैं नॉटिकल मील। ये देखो समुद्र में भी जल होता है, और समुद्र व जल में देखो नदी वगैरह कहीं पे भी कोई भी जगह हो, लेकिन अगर वहाँ पे दूरी नापनी हो ना, जो जलीय भाग है वहाँ पे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, तो उसको नापेंगे नॉटिकल मील में। और स्थल में दूरी नापेंगे ना, वो नापेंगे किलोमीटर में। नॉटिकल मील में समुद्र में, मतलब जहाँ पे भी जल है वहाँ नॉटिकल मील में नापेंगे, और किलोमीटर में कहाँ नापते हैं, जहाँ स्थल हो उस दूरी को किलोमीटर में नापते हैं। देखो एक समुद्री कानून बना था 1982 में, ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि समुद्री कानून कब बना था, 1982 में। सब देशों की तटीय सीमा का निर्धारण करता है। कौन? समुद्री कानून। कब बना? 1982 में। क्या करता है? सभी देशों की तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तटीय सीमा का देखो समुद्री कानून है और तटीय सीमा का निर्धारण करता है। मतलब देखो मान लो ये भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ समुद्र है, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आप अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के, तो यहाँ पे जल है। समुद्री कानून बना कब? 1982 में। तो ये तटीय रेखा, यानी ये कहता है कि भाई, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, ये सारे देशों की बात कर रहा है कि भाई तुम्हारी बाउंड्री यहाँ खत्म हो जाती है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, आगे जल है। तो ये समुद्री कानून है कि सिर्फ तट की रेखा निर्धारण किया कि तुम यहाँ तक हो, तो उसको कहते हैं सब देशों की तटीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? समुद्री कानून। अब ये आगे यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैंने दोनों चीज़ लिखी है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। तो देखो EEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, समुद्री कानून की वजह से, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रख लेना। भारत की बात कर रही हूँ, भारत में बता दूंगी, भारत से बाहर वगैरह, मतलब जहाँ पे भी समुद्र है ना, वहाँ पे क्या चीज़ है देखो कि EEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, यानी देखो ये भारत की है, लेकिन भारत से दूर तक ये समुद्र खुला ओपन सी है यहाँ पे, तो वहाँ कहाँ तक है? 200 नॉटिकल मील तक। क्या है? EEZ यानी देखो इसको हिंदी में याद रखना, विशेष आर्थिक क्षेत्र या जोन 200 नॉटिकल मील। ये मैंने देखो भारत से यहाँ पे इतना दूर, यहाँ ओपन सी है यहाँ तक। फिर है EFZ यानी विशेष मत्स्य क्षेत्र, F का मतलब फिश होता है, तो मत्स्य क्षेत्र वो कितना है? 24 नॉटिकल मील, यानी 24 घंटे में मछली पकड़ लो। F यानी फिश, 24 नॉटिकल मील। याद करने का तरीका बता दूँ, EFZ देखो E और Z तो सेम ही रहा, फिश बदल गया यानी F, तो मत्स्य क्षेत्र यानी 24 घंटे में पकड़ लो, यानी 24 नॉटिकल मील। अब है सीमावर्ती जल या तटीय जल। देखो सीमावर्ती इसको क्यों कहते हैं? देखो ये सीमा यहाँ तक है, इसको सीमा कहो या तट कहो एक ही बात है। तो इसको देखो समीप, यहाँ पे सीमा है यानी कि समीप, इसके समीप, तो समीपवर्ती जल कहो या तटीय जल कहो एक ही बराबर है, वो है 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। तटीय जल कहो या समीपवर्ती जल। अब है आंतरिक जल या प्रादेशिक जल, जो हमारे प्रदेश में है। देखो आंतरिक जल या प्रादेशिक जल यानी ONM, जैसे हम ओ माई गॉड कहते हैं ना, वैसे ONM ऑन हो जाता है। क्या? प्रादेशिक जल या आंतरिक जल, ठीक है। ये देखो ONM, ये ONM अब मैंने याद करने का तरीका बताया है, जबकि है क्या? 0 नॉटिकल मील। आंतरिक जल या प्रादेशिक जल है क्या? 0 नॉटिकल मील। ONM तो मैंने याद करने का तरीका बताया है कि प्रादेशिक जल कितना है? 0। याद करने का तरीका है कि 0 नॉटिकल मील कहो या ONM कह दो, ठीक है। और एक ये याद रखना, भारत का सी लेवल पूछते हैं कहाँ पे है? कि चेन्नई में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये भारत का सागरों में विस्तार 12 नॉटिकल मील तक है। देखो भारत का विस्तार पूछ ले तो कहाँ तक है? 12 नॉटिकल। जहाँ पे लिखा हुआ था समीपवर्तीय, हमने अभी पढ़ा है समीपवर्तीय या तटीय जल, वो 12 नॉटिकल मील तक है। वहाँ पे क्या है? भारत का सागरों में विस्तार है। या फिर भारत की तटीय सीमा पूछ ले तो 12 नॉटिकल मील। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि भारत का सागरों में विस्तार कितना, तो 12 नॉटिकल मील। और भारत की तटीय सीमा का पूछ ले कहाँ तक विस्तार है, तो 12 नॉटिकल मील। बात एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। अब है भारत के तटीय राज्य, तो तटीय राज्य कितने हैं? टोटल 9 राज्य है। ये अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण बताओ, कभी पूछ लेते हैं दक्षिण से पूर्व बताओ, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, या फिर किसकी सबसे लंबी तट रेखा है वैसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं।
देखो तटीय में पहले तो हमको देखो ये इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। यहाँ पूर्वी तट लिख दो, इधर पश्चिमी तट लिख लो। पश्चिम तट में देखो प आ रहा है। बात है कि यहाँ पे देखो पूर्व आता है, पूर्व और पश्चिम फर्क हमको ये प से याद रखना है। प से 5, 1 2 3 4 5, 5 है प से। तो देखो कौन कौन से, तो हमें देखो मैप याद होगा ना, तो हमें ये चीज़ आसानी से करने के लिए मतलब हमसे आसानी से हो जाएगी। तो मैप में हमें ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, हमें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी तट पे कौन से हैं कि पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया। अगर पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा तट रेखा पूछे ना कि किसकी है बड़ी, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये देखो ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की है, ये चीज़ देखते हैं। अब इसमें पूछ ले सबसे बड़ा तो गुजरात, उसके बाद सबसे छोटा पूछे तो गोवा, इतनी सी। अब टोटल पूछ ले, टोटल देखो भारत की दोनों तटों में, भारत के दोनों तट चाहे पश्चिम तट या पूर्वी तट दोनों को मिलाकर में सबसे लंबी तट रेखा का राज्य क्रम क्या है, मतलब इन दोनों को मिला लो तो सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। यानी देखो इसमें सबसे बड़ा गुजरात था और इसमें आंध्र प्रदेश था, तो सबसे पहले गुजरात आएगा फिर आंध्र प्रदेश। लेकिन ये चीज़ याद रखना, वो गुजरात नहीं दे तो आंध्र प्रदेश से शुरू हो जाएगा। सीक्वेंस पूछ ले तो देखो अब है ना एग्जामिनर के ना माइंड चेंज हो गया है, वो पहली चीज़ें छोड़ देता है, कभी बीच में से कोई चीज़ छोड़ देता है। तो हमें ये सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गोवा की सबसे छोटी है। ठीक है, अब आंतरिक राज्य, ये जो मैंने अभी पहले भी बताया था याद, इसको ढंग से रखना, इसलिए मैंने वापस से लिखा। देखो आंतरिक राज्य यानी ना तो सीमा ना किसी से नहीं लगती, ना देश से ना सागर से, वो क्या है हम छा जाए, यानी हम छा जाएँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके इसलिए बताएं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई और तरीका हो तो वो भी बता दूं, कि आप इतने मतलब आसानी से भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई और इजी तरीका आपको चाहिए, या फिर नोट समझ में नहीं आ रहे, देखो इस तरीके से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के नोट्स मैं शामिल कर रही हूँ कहीं से भी, जैसे मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें कोई चीज़ छूट गई थी, यानी जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, अलग से नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको वापस रिवाइज़ के टाइम बता दिया। तो इस तरीके से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी आप मेरे को कमेंट करें, क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।